बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स of Introduction to Computer Programming using C++ क्लास। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कल के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को। कल का लेक्चर जो था वो हम लोगों ने बेसिकली वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन को वाइंड अप किया था, यानी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के जो मेथड्स थे वो हमने ख़त्म किए थे। दो मेथड्स जो हैं वो हम लोगों ने बात की थी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के। एक जो मेथड था वो था हमारा फिक्स वैल्यू के साथ इनिशियलाइजेशन का, और दूसरा जो मेथड था हमारा तो वो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन विद जनरल वैल्यू के साथ। जनरल वैल्यू के साथ जो इनिशियलाइजेशन है हमारे वेरिएबल की, वो जिसको मैंने दो और नाम भी आप लोगों को बताए थे। एक रन टाइम इनिशियलाइजेशन भी इसको कहते हैं, और इसको जो है वो हम लोग दूसरा जो इसका तरीका था वो जनरल वैल्यू का था, कि यानी जनरल वैल्यू भी इसको नाम दे सकते हैं, और रन टाइम इनिशियलाइजेशन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये वो वैल्यू होती है जो यूज़र डिज़ायर होती है, तो इस वजह से इसका नाम जो एक और भी है वो यूज़र डिज़ायर भी हो सकता है, कि हम कहें कि ये यूज़र डिज़ायर इनिशियलाइजेशन है। यूज़र डिज़ायर मीन्स कि यूज़र की मर्ज़ी की इनिशियलाइजेशन, यानी यूज़र जिस तरह का चाहे उस तरह की वैल्यू दे सके। और दूसरा नाम जो मैंने आप लोगों को बताया वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन था। रन टाइम इसको किस वजह से हमने कहा था, क्योंकि ये रन टाइम पे वैल्यू दी जा सकती है इस तरीके में, इसलिए इसको रन टाइम का। यूज़र डिज़ायर इस वजह से इसको कहते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देगा जिस वक्त डिक्लेयर कर चुका होगा। तो जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि इसमें वेरिएबल पहले से डिक्लेयर हो चुका होता है। सो दैट्स वाई कि इसको हम लोग आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यानी डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना। तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं ये क्या है, आफ्टर डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। जबकि वैल्यू चूँकि हमने जो देनी होती है वो रन टाइम पे देनी होती है, और यूज़र अपनी मर्ज़ी की दे सकता है और कोई भी दे सकता है, तो कोई भी वैल्यू देने के लिए की वजह से इसको हम लोग जनरल वैल्यू इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। यूज़र अपनी मर्ज़ी से दे सकता है तो इसको यूज़र डिज़ायर भी कहते हैं, और चूँकि ये रन टाइम पे होता है तो इसलिए इसको रन टाइम इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। आप लोगों को मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक डिज़ाइन टाइम जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था विद फिक्स वैल्यू इनिशियलाइजेशन, और ये जो है ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, यानी जिस वक्त प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जब आप लोग कोई वैल्यू देते हो तो उसको रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें डिफरेंट फंक्शंस मैंने आप लोगों को बताए भी थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसमें आप लोगों के पास गेट सी एच है और गेट सी एच ई है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये सी में भी यूज़ होते हैं और C++ में भी यूज़ होते हैं। जबकि एक और मैंने बताया था स्कैनएफ के नाम का, और मैंने कहा था ये स्पेशली सी लैंग्वेज में यूज़ होता है, और C++ में इसकी जगह Cin का जो है वो हम यूज़ करते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये रन टाइम पे हमसे वैल्यू मांगते हैं। जिस वक्त प्रोग्राम आप लोगों का एग्जीक्यूशन में होता है, यानी जिस वक्त रन हो रहा होता है, जिस वक्त चल रहा होता है, तो उस टाइम पे ये हमसे वैल्यू की डिमांड करते हैं, वैल्यू मांगते हैं, तो हम इनको वैल्यू देते हैं। अब ये नीचे एग्जांपल मैंने जो दी थी आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बताई थी,
कि लेट्स सपोज ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और फिर जो है हमने इसको यहाँ पे वैल्यूज़ रन टाइम पे दी। अब यहाँ पे देखें गेट ch लिखा हुआ है, हमने कोई वैल्यू नहीं दी। अब जब प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो उस वक्त ये गेट्स ch हमसे वैल्यू मांगेगा और हम इसको वैल्यू देंगे जो कि वेरिएबल a को असाइन हो जाएगी। इसी तरह स्कैन एफ के ज़रिए हम लोग इस तरह से वैल्यू लेते हैं, सी इन के ज़रिए हम लोग इस तरह वैल्यू लेते हैं, और डिफरेंट जितने भी फंक्शंस हैं हर एक का अपना अपना तरीका है वैल्यू लेने का, वैल्यू मांगने का, और हम लोग उसमें वैल्यू उसको साथ साथ दे सकते हैं और देते हैं। ये जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे इनको, तो मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताऊंगा कि ये गेट ch हमने इस तरह क्यों लिखा हुआ है, ये स्कैन एफ इस तरह क्यों लिखा है, सी इन इस तरह क्यों लिखा। तो बहरहाल आप लोग इस पे फोकस ना करो, हमारा जो टॉपिक है वो चूँकि इनिशलाइजेशन का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को जस्ट बताया कि इन फंक्शंस को हम लोग यूज़ करते इस तरह से हैं। फिर इन फंक्शंस को डिटेल के साथ हम लोग बाद में देखेंगे अपने कमिंग टॉपिक्स के अंदर। लिहाजा जो है आप लोग इस चीज़ पे फोकस ना करो कि इनके अंदर ये क्या हुआ है और ये क्या चीज़ लिखी हुई है, हमें समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों की को समझाने वाली ये यहाँ पे बात है ही नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को ये बताया कि रन टाइम पे वैल्यू दी जा सकती है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस यूज़ होते हैं, जैसे कि ये वाले फंक्शन हैं जिनको हम लोग रन टाइम पे वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये तो वेरिएबल की इनिशलाइजेशन के दो मेथड थे, एक जो है वो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एक आफ्टर डिक्लेरेशन, फिर आफ्टर में फिर फिक्स वैल्यू के साथ और फिर ये जनरल वैल्यू के साथ। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ दी कांस्टेंट। एक चीज़ होती है वेरिएबल जो हम अभी पिछले 3-4 लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, और दूसरी चीज़ जो है वो होती है कांस्टेंट। वेरिएबल मैंने कहा था कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज होती गए, चेंज हो सके, ठीक है ना, जिसको मैंने डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि डैट कैन बी चेंज थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब तक प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का वेरिएबल जो है वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या हो सकती है। इसके जो अगेंस्ट दूसरी चीज़ है वेरिएबल के, डैट इज़ दी कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती, डैट इज़ फिक्स्ड, जो चेंज ना हो सके, जो फिक्स हो, ऐसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। सो कांस्टेंट आर द फिक्स वैल्यूज, ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में ये भी हम कह सकते हैं इसी तरह से कि कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स वैल्यू होती है जो हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं या दे सकते हैं। सो कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट वी असाइन टू अ वेरिएबल। एक ऐसी फिक्स वैल्यू जो किसी वेरिएबल को असाइन की जा सके या की जाए, उसको हम लोग कहते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि भाई कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो कांस्टेंट उतने ही हैं जितने के वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ डेटा, इट डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ डेटा जिसके लिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। हम वेरिएबल क्यों बनाते हैं? हम वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकें। हम अपनी वैल्यू को जब स्टोर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ 5 को मैंने स्टोर करना है, तो 5 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं
5 के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा। इसी तरह मैं 2+2 को स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए वेरिएबल बनाऊंगा। तो वेरिएबल हम बेसिकली क्यों बनाते हैं, हम किसी वैल्यू को या किसी चीज़ को स्टोर करना होता है तो हम लोग उसके लिए वेरिएबल बनाते हैं। अब जो चीज़ उसके अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करनी होती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। सो कांस्टेंट मैंने बताया कि कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट वी असाइन टू अ वेरिएबल। ठीक है, यानी हम जो वेरिएबल बनाते हैं वो बनाते इसीलिए हैं कि उसमें कोई कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू हम लोग उसमें जाके स्टोर कर सकें। सो फॉर दैट पर्पस वी क्रिएट अ कांस्टेंट, क्रिएट अ वेरिएबल। अब ये बात शायद पहले भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि हम लोग जब वेरिएबल बनाते हैं तो हमने ख्याल करना होता है कि हम उसकी डेटा टाइप दें। और ये बात मैंने आप लोगों को वेरिएबल की डिक्लेरेशन के टॉपिक में बताई थी कि जब वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है और उसके लिए हम लोग वेरिएबल के लिए डिक्लेरेशन के वक्त उसकी डेटा टाइप देते हैं तो हमने ये सोचना होता है कि ये डेटा टाइप हम ऐसी दें जिस तरह की वैल्यू हमने उस वेरिएबल में स्टोर करनी है। वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट हमने स्टोर करना होता है अपने वेरिएबल के अंदर, तो उसी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग उसकी डेटा टाइप देते हैं। तो अब जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी तरह का कांस्टेंट होगा। जिस तरह की हम लोग वेरिएबल की डेटा टाइप रखेंगे उसी तरह का कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट को देखते हुए ही, डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट, हम लोग ये जो है वो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। तो अब कांस्टेंट कितनी टाइप्स के हैं, तो कांस्टेंट उतनी ही टाइप के होंगे जितनी टाइप के वेरिएबल्स हैं। और इसके लिए मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि हम लोग जो है वो एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा डेटा टाइप। और मैंने इसकी 3 बेसिक टाइप्स आप लोगों को बताई भी थी शायद, और आज आप लोगों को मैं फिर वही 2-3 टाइप्स, और हो सकता है यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे 4 टाइप्स आप लोगों को शो की हुई हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी डेटा टाइप्स हैं और हर डेटा टाइप की अपनी कुछ फीचर्स होते हैं, अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, और हम लोग उन फीचर्स को, उन खूबियों को, उन चीज़ों को देखते हुए ही ये डेटा टाइप्स किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। डेटा टाइप का टॉपिक में इसीलिए वेरिएबल और कांस्टेंट के टॉपिक के बाद आप लोगों को करवाने वाला था या करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पहले वेरिएबल की और कांस्टेंट की समझ आ जाए और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डेटा टाइप जो है वो असाइन करेंगे या देंगे। तो इसलिए आप लोगों को डेटा टाइप का पता होने से पहले आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट की डिटेल का पता होना चाहिए। सो कांस्टेंट जो है वो आप लोगों का जो है वो इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो फ्लोट कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है, और इसके अलावा और बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बूलियन कांस्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं, साइंड, अनसाइंड, ठीक है, लॉन्ग, डबल, ये सारे हम लोग डेटा टाइप के टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ देखेंगे। बट यहाँ पे जो है वो चूँकि बात कांस्टेंट की हो गई है तो मैं फोकस जो है वो डेटा टाइप से ज़्यादा जो है वो कांस्टेंट पे रखूँगा कि कांस्टेंट किस किस शक्ल में या किस किस तरह हो सकते हैं। सो बेसिक कांस्टेंट्स या बेसिक डेटा टाइप के हिसाब से हमारे जो कांस्टेंट्स हैं, सबसे पहले अगर हम इंटीजर कांस्टेंट की बात करें तो ये वो कांस्टेंट या ये वो फिक्स वैल्यू या ये वो सिंपल बात के वैल्यू होगी जिसमें पॉइंट नहीं होगा, यानी वो डिजिट होगा, वो नंबर होगा जिसमें पॉइंट ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ये इंटीजर कांस्टेंट है। फ्लोट कांस्टेंट क्या होते हैं, जो जिनमें पॉइंट हो, जिसको उर्दू में हम लोग इशारिया भी कहते हैं।
ठीक है। तो विद पॉइंट या इसके लिए एक लफ्ज़ डेसिमल पॉइंट का भी इस्तेमाल होता है। तो विद डेसिमल पॉइंट या विद पॉइंट वाला जो नंबर होता है, ठीक है, वो आप लोगों का जो है वो फ्लोट कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नंबर विद आउट पॉइंट, और यहाँ पे नंबर मीन्स डिजिट, तो नंबर या डिजिट विद पॉइंट, इसको फ्लोट कहते हैं। फिर इसी तरह एक और हमारे पास डेटा टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं चार, या उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है करेक्टर। तो करेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? कोई भी चीज़ जो एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स हो, यानी जो सिंगल कॉमर्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर लिखी गई हुई कोई चीज़ हो, तो उसको हम लोग करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने टी लिख दिया, लेट सपोज मैंने डी लिख दिया, लेट सपोज मैंने 4 लिख दिया, तो ये करेक्टर कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसके अंदर 4 भी लिख दूं तो ये डिजिट नहीं है, ये आप लोगों का करेक्टर है, ये आप लोगों का करेक्टर कांस्टेंट है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है। तो जो चीज़ सिंगल कोट्स के अंदर आ गई, दैट इज कॉल्ड करेक्टर कांस्टेंट। इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन से होते हैं? दैट आर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स, ठीक है, एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। डबल कोट्स मीन्स डबल कॉमर्स जो इस तरह से होते हैं। तो अगर लेट सपोज इसके अंदर मैं लिख दूं ए, तो ये स्ट्रिंग है। अगर मैं लिख दूं अली, तो ये स्ट्रिंग है। अगर मैं लिख दूं लेट सपोज 34, तो भी ये स्ट्रिंग है, ये डिजिट नहीं है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग की पहचान क्या होती है? डबल कोट्स, यानी हर वो चीज़ जो डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड हो, बंद हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है जी। ये नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसके आगे आप लोगों को लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि a इक्वल टू, या a असाइनिंग 7, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और ये क्या है? दैट इज द इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है जी। इसी तरह लेट सपोज मैं यहाँ पे फ्लोट कांस्टेंट की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि फ्लोट कांस्टेंट क्या होता है? फ्लोट कांस्टेंट वो होता है जो आप लोगों का जिसमें पॉइंट हो, विद पॉइंट वैल्यू। जैसे उसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दी हुई है, b इज इक्वल टू 5.79, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है जी। इसी तरह करेक्टर कांस्टेंट की भी मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। लेट सपोज ये जो मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे, c इज इक्वल टू 5, और 5 को मैंने सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये आप लोगों का करेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है जी। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से क्लियर हो जाए। और इसी तरह ये कोई इक्वेशन की भी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कांस्टेंट के साथ, और इसी तरह कोई स्ट्रिंग की एग्जांपल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ e इज इक्वल टू अली, तो ये अली क्या है? दैट इज़ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह मैं कोई और दे दूँ इस तरह से, लेट सपोज मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया f, और मैं इसमें डाल दूँ डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़, लेट सपोज मैं 34 डाल दूँ, तो डैट इज़ दी स्ट्रिंग। ठीक है जी। इसी तरह लेट सपोज मैं इसके अलावा कुछ और भी दे सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि भाई c इज़ इक्वल टू, लेट सपोज सिंगल कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ a,
ठीक है जी, ए में दे देता हूँ। तो अब ये ए क्या है, ये हमारे पास एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये जो आप लोगों को मैंने इंट बताया, इंट मीन्स के इंटीजर, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो नंबर विदाउट पॉइंट, यानी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए, ये ए क्या है, वेरिएबल, और ये 7 क्या है, ये मेरा इंटीजर कांस्टेंट है, और ए क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। इसी तरह फ्लोट के लिए मैंने एग्जांपल क्या दी हुई है, आप लोगों को अगर नज़र आ रही हो तो मैंने दी हुई है कि b इज इक्वल टू 5.79। तो अब ये 5.79 है, पॉइंट है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारा फ्लोट कांस्टेंट है। ये 0.79 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें पॉइंट हो, जिसको उर्दू में इशारिया कहते हैं। और करेक्टर कौन सा होता है, करेक्टर कांस्टेंट जो सिंगल कोट्स के अंदर एनक्लोज हो, जैसे ये एक करेक्टर कांस्टेंट है, और सी क्या है, ये करेक्टर वेरिएबल है। ये 5 क्या है, ये करेक्टर कांस्टेंट है, और सी क्या है, यहाँ पे इसका वेरिएबल है, ठीक है जी। इसी तरह ना स्ट्रिंग के लिए क्या होता है कि जो डबल कोट्स में हो, तो अब ई क्या है, वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, और अली क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। 34 यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और एफ जो है ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। सो ये आप लोगों के जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। और फिर डेटा टाइप्स के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स होते हैं, जो इन्हीं की फिर आगे हायर टाइप्स बन जाती हैं। यानी हमारे पास जो है वो अगर इंटीजर है तो साइंड इंट है, अनसाइंड इंट है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास फ्लोट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स मज़ीद आगे बनती हैं। तो बहरहाल वो तो डेटा टाइप्स के अंदर हम लोग फिर डिटेल से देखेंगे, लेकिन बेसिक हमारे पास यही डेटा टाइप्स हैं कि डिजिट्स विदाउट पॉइंट, डिजिट्स विद पॉइंट, और करेक्टर। तो हर एक सिंगल कोट्स के अंदर लिखी हुई चीज़ जो एक सिंगल करेक्टर होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। और स्ट्रिंग जो होगा उसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसमें एक ही होगा, इसमें एक से ज़्यादा पॉसिबल हैं, ठीक है, लेकिन डबल कोट्स में होंगे तो ये स्ट्रिंग होगा। और अगर ये सिंगल कोट में होगा जो भी करेक्टर, चाहे वो मैंने एक डिजिट भी लिख दिया, अब यहाँ पे ये मैंने लिखा 5, तो यहाँ पे 5 चूँकि मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है तो अब ये करेक्टर है। अगर मैं 5 को रख दूँ डबल कोट्स के अंदर तो ये है स्ट्रिंग। अगर मैं 5 को विदाउट पॉइंट लिख दूँ, विदाउट कोट्स लिख दूँ, तो फिर ये इंटीजर। अगर मैं 5.0 भी लिख दूँ तो फिर ये फ्लोट, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि कांस्टेंट जो हैं वो वैल्यूज़ होती हैं, और वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं टाइप पे कि वो किस टाइप की हैं। और इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए हम लोग उसी टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, उसी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिस तरह का हमने कांस्टेंट या जिस तरह की वैल्यू हमने स्टोर करनी होती है। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के टॉपिक में हमने कांस्टेंट को डिटेल से देखा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस किया, और मेजर जो हमारा टॉपिक था आज के लेक्चर का वो था कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है और कांस्टेंट कितनी किस्मों के होते हैं, और हर टाइप में कांस्टेंट में हम क्या क्या डिफरेंस होता है, हमने आज ये तमाम चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। आज तक के लेक्चर में
बस यहीं तक ही हमने करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आगे जाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।